प्राइम वर्ड डला हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा कि प्राइम नंबर होगा। नहीं, को प्राइम का मतलब हो गया कि वो कुछ भी हो सकता है, बस HCF 1 होना चाहिए। तो या तो दो कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, या दो प्राइम नंबर भी हो सकता है, या एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। क्लियर है? को प्राइम लेके कंफ्यूजन है। ट्विन प्राइम से को प्राइम को कंफ्यूज नहीं करना है। ट्विन प्राइम में हम तुमको क्या बोले, देखो अभी 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 हम ट्विन प्राइम में क्या बोले, ध्यान से देखो। ट्विन प्राइम में एनी टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स में दोनों को प्राइम नंबर है ना, बोथ आर प्राइम नंबर्स। किसमें? ट्विन प्राइम नंबर्स में। लेकिन लेकिन इन केस ऑफ को प्राइम नंबर्स इट कैन बी एनीथिंग, आइदर दे कैन बी बोथ कॉम्पोजिट नंबर, they can be prime number and composite number, or they can be both prime numbers। क्लियर है ये बात अच्छे से? हम्म, ओके। तो को प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन ये था, तुम्हारे लिए मैंने लिखा हुआ है, इसको आराम से बुक में अपने कॉपी में उतार लेना, PDF तुमको मिल ही जाता है ना। तो टू नंबर्स आर को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, इसलिए उसका नाम SCF है, द ग्रेटेस्ट। सर कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, सर ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। ऑप्टिनियस, नॉट नेसेसरी, है ना, हो सकता है लेकिन नॉट नेसेसरी। जैसे मान लो 3 और 4, 3 और 4 को प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि दोनों का HCF 1 है। ये कॉन्जिक्यूटिव है, दे आर कॉन्जिक्यूटिव, बट ये भी तो है 15 and 23, 15 3 और 5 और ये 5 3 5 इज ऑल्सो वो प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि इसका HCF 1 है। क्लियर? कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा भी डाउट है तो पूछना। तो याद क्या रखना है, को प्राइम नंबर्स में याद क्या रखना है कि HCF क्या होगा दो नंबर्स का, 1, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? चलो अब आते हैं रैशनल नंबर्स। तो तुम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है। अब तक हम जो भी पढ़ाए हैं वो सब बेसिक था, वो मुझे सर ये कौन से चैप्टर में है? सर ये कौन से चैप्टर का है ये सब टॉपिक्स? नंबर सिस्टम ओके। को जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं सिर्फ 9th का नहीं पढ़ाता हूँ, ये 10th का भी चीजें इंक्लूड करता हूँ। तो क्योंकि 9th में और 10th के सिलेबस में पहला चैप्टर में बहुत कुछ कॉमन है ना। तुम देखोगे तो ये स्लाइड जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला जो अभी तक मैं तुमको बेसिक दिखाया था, ये मेरे किस क्लास का है? देखो, क्लास 10th का है। लेकिन इसके मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे नंबर सिस्टम में भी यही सब चीजें हैं। तो ऐसा होगा कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुम हो सकता है क्लास 10th का पहला चैप्टर भी बना डालो, समझे? ऐसा भी हो सकता है। और याद करो हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या है। जब हम लोग क्लास 8 में थे तो 9 का भी बहुत सारा चीज पढ़े, जब 7 में थे तो 8 का भी पढ़ लेते थे। तो वो तरीका है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 ही पढ़ना है, 9 और 10 को रिलेट करके पढ़ना है, तब ना बेस अच्छा होगा। ये तो बच्चा की तरह ABCD थोड़ी पढ़ाएंगे, फिर फायदा क्या होगा जब स्कूल में भी वही यहाँ भी वही। चलो सब लोग हेडिंग डालो रैशनल नंबर। ठीक है, अब मेरा रैशनल नंबर बताने का तरीका थोड़ा अलग होगा, स्कूल के तरीकों से अलग। अब यहाँ पे तुम बहुत जगह कंफ्यूज होगे, इसीलिए जरूरत है कि जहां भी तुम कंफ्यूज हो वहां पर तुम हमको बता देना। ठीक है, चलो देखो, कोई भी नंबर, अगर हम किसी भी नंबर को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर। बताओ मैंने इंटीजर को किससे डिनोट किया? जेड। जय। यानी हम लोगों को ये भी याद रखना है, देखो, सर नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर को कहीं कहीं Q डैश से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं IR लिख दिया जाता है। ठीक है,
तो वो कहीं कहीं आई आर करके, मतलब इसको है ना, कहीं क्यू डैश का मतलब कहीं कहीं होता है इरेशनल नंबर, तो इसका कुछ खास वो नहीं, ठीक है। फिर भी हम तुमको कहीं कहीं देखो, अब जैसे तुम देख लेना मैंने यहाँ पर इरेशनल नंबर को कैसे लिखा है, लेट अस सी। हम्म हम्म अच्छा, यहाँ भी मैंने रैशनल नंबर को नहीं ढाला है, क्योंकि रैशनल नंबर को लेकर जो कोई खास ज़्यादा वो नहीं है, रैशनल नंबर तक याद रखना है। सर सर वो लिखना है कि नेचुरल नंबर्स का जो सिंबल है ये सब का सिंबल। हाँ, याद रखना है, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे ना, 11th 12th में टीचर यही सब यूज करेगी, है ना। 11th 12th में ना टीचर बहुत आलसी होते हैं, पता है। उनको मान के चल, वो लेके चलते हैं कि तुमको सब आता है। चलो, ठीक है भाई सब लोग। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, बार बार इधर उधर जाना पड़ता है कभी तुम लोग को समझाने के लिए। ओके, सॉरी, अब नहीं जाएंगे। चलो, तो कोई भी नंबर अगर P और Q के फॉर्म, P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और याद रखना P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, यहाँ पर Z इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ठीक, लेट्स सर्च इट, आ चुके हैं। अब एक और बात याद रखना है, कंडीशन एक और है कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, अब डेफिनेशन पर हो, मैं तुमको डेफिनेशन लिख रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। क्या बोला मैंने, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, सॉरी, दैन लिख दिया है मैंने ना, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, है ना। बाकी कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या लिखा मैंने, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, कैन बी का मतलब जिसको कर सकते हैं वो रैशनल नंबर है, और जिसको नहीं कर सकते हैं वो इरेशनल नंबर। सिंपल सा फॉर्म है, जैसे लॉजिक समझो। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और लॉजिकली समझाता हूँ। देखो, अगर मैं बोलूं किसी को 0.35, इसको लिखो P बाई Q फॉर्म में, कैसे लिखोगे। तो इसको लिख सकते हो ना, 35/100 लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, दैट मीन्स अगर मुझसे कोई पूछे कि 0.35 रैशनल है या इरेशनल है, तो हम बोल देंगे भाई ये रैशनल है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए ये रैशनल है, ठीक है। और ध्यान से सुनो, एक होता है 0.35, अगर इस पे ऐसे करके 3535 ऐसे करके कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है, ये सब चीजों पे अभी हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। 353535 ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, कब, डेसिमल के बाद। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ऐसे, 0.35, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके पे बार लगा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद 353535 रिपीट हो रहा है, कब तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक, है ना। ये डैश डैश जो लगाया हुआ है ये बताता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो कभी, खत्म, है ना, कभी खत्म नहीं हो, चलता रहेगा। ध्यान से सुनो, अगर इसको किसी ने बोला P बाई Q फॉर्म में लिखने के लिए, तो ये हम, तुम लोग पढ़े हो इसको। सर आपने कुछ सर आपने ये पढ़ाया है उसको, सर टर्म का ही नाम नहीं याद आ रहा। हम तुमको समझाएंगे, अभी हमारे ये चैप्टर में ये आएगा, इसलिए उतना दिमाग मत लगाओ, अभी बस शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। जब भी किसी नंबर को करना होता है, उस नंबर को पहले x की तरफ लिख लेते हैं, 0.353535 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ये नंबर है। ध्यान से सुनो, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं बस, क्योंकि हमको ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है, इसीलिए। ओके, देखो हमेशा करना क्या होता है कि डेसिमल, है ना, जो भी डिजिट्स रेकर हो रहा है उसको इस साइड ले आओ। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 35.353535, हाँ या ना। यस। हाँ,
अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, एलएचएस और आरएचएस। तो फिर एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए। हम लोग ये सब खूब सारा डिटेल में करेंगे, इसलिए टेंशन मत लो अभी। जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, माइनस करोगे तो इधर एलएचएस में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 99x, और इधर करेंगे 35 में से 0 गया तो 35, और पॉइंट के बाद देखोगे तो सेम है ना, पॉइंट के बाद सेम है, सेम चीज माइनस करते हैं तो 0। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू 35/99। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 35/99। जाने कि अगर किसी ने मुझसे पूछा 0.3 का 5 का बार, तो मैं क्या बोलूंगा, ये रैशनल है या इरैशनल? रैशनल। रैशनल क्यों? क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख पाए। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, अब तुमको तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, है ना। अब यही क्वेश्चन 0.353631487384 एंड सो ऑन चलता रहा। चलो इसको कन्वर्ट करो। कोई इसको कन्वर्ट कर सकता है, बोलो। नो सर। देखो, हम इसको क्यों कन्वर्ट कर पाए थे, क्योंकि हमको पॉइंट के बाद पता है कितना डिजिट्स है, ठीक है, कर दिए, है ना। इसको क्यों कर पाए, क्योंकि ये रिपीट हो रहा था, एक खास पैटर्न था जिसकी वजह से कर पाए थे। यहाँ पर चल तो रहा है लेकिन कोई चीज ऐसी है जो रिपीट हो रही है, ऐसा है लास्ट में नहीं रिपीट हो रहा। तो अब हमको पता ही है ना कि पता ही नहीं है कि डिनोमिनेटर, मान लो कुछ करना होता तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो डालूं, ये तुमको पता ही नहीं है। तो जब हम पता ही नहीं है तो हम इस तरह के नंबर्स को p बाई क्यू फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं लिख सकते हैं, वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो ये नंबर क्या हो गया, ये इरेशनल। इरेशनल, वेरी गुड, है ना। दैट मीन्स अगर लिख सकते हैं तो रैशनल, अगर नहीं लिख सकते हैं तो इरेशनल, ठीक है। सर टर्मिनेटिंग या नॉट टर्मिनेटिंग का मतलब? टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो गया, लास्ट, है ना। जैसे देखो 0.35 लिखा था मैंने, ठीक है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद खत्म हो गया ना, है ना? उसके बाद तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर 0.353535 चलता जा रहा है, इसका मतलब इनफानाइट टाइम्स ये चल रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना। शॉर्ट में लिख देता हूँ एनटी, नॉन टर्मिनेटिंग। ये था डेसिमल टर्मिनेटिंग, अभी आएगा, इसलिए अभी तो शॉर्ट में, मैं ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद पर्टिकुलर डिजिट्स आएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पीछे डैश 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 लगा देंगे तो नॉन टर्मिनेट, ठीक है। ये डैश 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 जो पीछे लगाया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे सवाल, ये है डेफिनेशन, है ना, ये सब चीजें मैंने लिख दिया हूँ तुम्हारे लिए। A rational number is a number that can be written in the form of p by q. P and q are integers. Q is not equal to 0. Numerator p and q must be integers, है ना। And denominator can never be 0. Every integer is a rational number because any integer can be written as whatever the integer by 1. Okay, चलो तुमसे अगर मैं पूछूं 0.37363538, ये सॉरी, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? इरेशनल। सर इरेशनल विद इरेशनल? इरेशनल। अरे रैशनल बोल रहे हो कि इरेशनल बोल रहे हो? रैशनल बोल रहे हो? नो सर इरेशनल। अरे बाप रे, इरेशनल क्यों बोल रहे हो इसको? सर ये रैशनल नहीं, ये नॉट रैशनल मतलब है ही नहीं रैशनल नंबर ये। लेकिन ये रैशनल नंबर में लिख सकता हूँ, देखो 37363538,
डिवाइडेड बाय कितना डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट के बाद 8 तो ये तो लिख तो दिया मैंने लो। सर पॉइंट नहीं देखा। अच्छा पॉइंट नहीं रहा था तो भी रैशनल ही है। नहीं सर पॉइंट मैंने नहीं सर पॉइंट मुझे लगा सर है तो सर इसलिए मैंने ये रैशनल है ठीक है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं। क्या बेवकूफी वाला आंसर हुआ मुझे। और अगर मैं यही क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं ध्यान देना अब इरेशनल। ये ही रहती होगी। ठीक है तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। रैशनल मतलब कि जिसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं तो इरेशनल है ना। समझ में आया। चलो तो जल्दी से रैशनल इरेशनल बताना। जीरो रैशनल या इरेशनल। रैशनल है ना ये रैशनल है। 3/0 इरेशनल। नहीं neither इरा नॉट डिटरमाइंड नॉट डिटरमाइंड नॉट डिटरमाइंड। यहाँ तक का नॉट डिफाइंड है ना। हमें नहीं पता नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है। मैथ में इसको डिफाइन अभी तक नहीं किया गया है ठीक है। 0/3 रेशनल। हाँ कहने का मतलब कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्यू के साथ कंडीशन है कि क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। पी तो जीरो हो सकता है कि नहीं। 0/0 नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइंड ठीक है। चल समझ में आ गया। √3 सर √3 राष्ट्रीय। √4 का वैल्यू 2 होता है 2 रैशनल है। इसका मतलब √4 भी रैशनल है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना और उसका रूट लगा हुआ है तो वो रैशनल ही हो जाएगा है कि नहीं। लेकिन कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है जैसे कोई बोला कि √36 रैशनल है या इरैशनल तो मैं तुरंत बता दूंगा कि ये रैशनल है ना। लेकिन कोई बोला कि √35 तो √35 तो क्या है 35 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो नहीं निकल पाएगा तो ये हो गया इरैशनल समझे। तो क्लास 10 में क्वेश्चन आता है प्रूफ करिए कि रैशनल है या इरैशनल है समझे। वो अब तुमको बताएंगे टाइम पे ठीक है। चल चल तो अब हेडिंग डालो रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है। देखो 36/50 ये रैशनल नंबर है या नहीं है ये पहले बता दो। यस सर। है दिस इज अ रैशनल नंबर है ना। इसमें कोई टेंशन नहीं है इसमें मत दिमाग लगाना ये रैशनल नंबर है बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अभी देखना तुम लोग को लगा वो हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है जब दोनों सर सब पूरा सिंप्लीफाइड होता है। हाँ इसको काट दो कितना हो गया 18 36/50 को काटो 2 से काटा 18 25 अब नहीं कटेगा तो 18/25 ये रैशनल नंबर है और साथ में किसमें स्टैंड। इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या लॉजिक हुआ कि रैशनल नंबर कब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है जब दोनों इंटीजर का एचसीएफ क्या हो जाए 1। हाँ मतलब इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि पी और क्यू क्या हो जाए कोप्राइम। समझे। तो रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगा जब जब हम लोग उसको एकदम काट देंगे एचसीएफ दोनों का 1 बचेगा मतलब देयर विल बी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1
और इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं जो P एंड Q है वो दोनों को प्राइम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये बात जो मैंने तुमको बताया ना, यहाँ तक तो सही है, लेकिन एक जगह गलत नहीं है, मतलब एक और जगह है जहाँ पे तुमको समझना है। ध्यान से सुन। अब बात समझो, अगर मैं किसी को बोलूं, एक सेकेंड, सेलेक्ट मी, हाँ, 4/-7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? ये कहने का मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने का एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी Q की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सॉरी, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यही लॉजिक है कि नहीं? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4/, व्हेन ओ पॉइंट कॉमन, माइनस को ऊपर -4/7 लिख देंगे। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब देखो डिनोमिनेटर बन गया, है कि नहीं? चलो, अब कुछ लोग बोलेंगे सर माइनस को ऊपर कैसे लेके जाए? मे बी डाउन। सर फ्रैक्शन में हमेशा जो है माइनस न्यूमरेटर में होता नहीं नहीं, फ्रैक्शन नहीं, रैशनल नंबर ऐसे इजी स्टैंडर्ड फॉर्म में। फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं होता, मैं थोड़ी देर में वो भी बता देता हूँ। चलो रुक जाओ एक सेकेंड में। ये बताओ, देखो, +4 था और नीचे -7 था। तुमको पता है ना कि अगर तुम प्लस को डिवाइड करो माइनस से तो क्या बचेगा? माइनस। इसीलिए हम इसको -4/7 लिख पाए, समझे? इवन अगर -4/7 होता तो भी सेम बात हुआ, माइनस बाय प्लस, ये भी माइनस ही होता है, इसीलिए -4/7 आराम से लिखा जा सकता है। तो प्लस को माइनस से डिवाइड करो या माइनस को प्लस से डिवाइड करो, माइनस ही आता है कि नहीं? लॉजिक। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या फ्रैक्शन और रैशनल नंबर सेम है? सर फ्रैक्शन के एस नो नो सर नो यस सर, फिर 2 बार नो सर, तो मैं क्या वर्डिक्ट मानूं? नो सर नो। हेलो, तो तुम लोग कह रहे हो कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन एक नहीं है। चलो थोड़ा सा देखते हैं। मान लो कि मेरे पास एक पिज्जा है ना? तो तुम लोग किसी जगह पिज्जा खा रहे हो और तुमने मुझे देख लिया, तो मैंने बोला कि आप मुझे भी पिज्जा खिलाओ। तो मैंने बोला कि मुझे 1/4 पिज्जा खिलाओ, तो तुमने मुझे ये वाला पार्ट दे दिया, है ना? है ना? 1/4 मतलब तुमने 4 टोटल पार्ट्स कितने किए पिज्जा का? 4। उसमें से एक पार्ट हमको दे दिया तुमने, है ना? एक पार्ट हमको दे दिया, इसीलिए इसका फ्रैक्शन बन गया 1/4। दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ द होल, पार्ट ऑफ होल, है कि नहीं? चलो ठीक है, तो अब मुझे बताओ, 1/4 फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। चलो, अब 1/4 रैशनल नंबर है या नहीं, ये बताओ। यस हाँ, इसमें भी किसी को डाउट नहीं है, वो भी रैशनल नंबर है, किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छा। चल, अब मैं कहूँ कि नहीं नहीं, मुझे मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे 1/4 पिज्जा मत खिलाओ, मुझे -1/4 पिज्जा खिला दो। चलो अब खिलाओ भाई, कैसे खिलाओगे? हम्म, क्या -1/4 पिज्जा खिला सकते हो मुझे? नहीं खिला सकते ना? मतलब -1/4 इज नॉट अ फ्रैक्शन। रीजन, रीजन, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, खिला सकते हो तो बता दो।
मैं नेगेटिव कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम -1/4 खिला सकते हो? क्या किसी को हम लोग -3/4 प्रॉपर्टी दे सकते हैं? क्या कुछ हम दे सकते हैं? ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, है ना? बोल। तो माइनस में एक लेन देन हो नहीं सकता, है ना? तो कहने का मतलब फ्रैक्शन हमेशा नेगेटिव नहीं पर हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन क्या -1/4 ये रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर होने के लिए क्या चाहिए? दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो -1 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, हो गया रैशनल नंबर, है ना? तो यहां से बात समझ में आया कि all fractions are rational number, but all rational numbers are not fractions। समझ में आ गया? यहां से क्लैरिटी बनी थोड़ी बहुत, है कि नहीं? तो सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तुम 1/4 लिखो, 2/3 लिखो, कोई भी लिखो, वो रैशनल नंबर है। लेकिन सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है एकदम? तो आज के बाद याद रखना, सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर में हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो, सारे फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, चलो अब आ गए हम लोग ये पे। तो ठीक है, तो रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा? दो चीजें याद रखना है, जब p/q में दोनों को प्राइम होगा, पहला चीज। और साथ में जो q की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये दो बात याद रखना है, ये याद रखना है। और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है ना? A rational number is in standard form is written as p by q when p and q are integers and q is greater than 0। मतलब p and q share no common factors other than 1, that means co-prime numbers है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? ये तुमको मिल जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास के बाद मिल ही जाता है, तो लिख लेना। ठीक है, बैठ के नोट्स बनाना शुरू कर दो। तुमको पता है, तुम यहीं पे नोट्स बनाओ। स्कूल में तुमको क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व किया करो, 50 जगह नोट बनाने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा नोट्स तुमको नहीं मिलेगा। मेरा खुद का मेहनत है ये, एक ही स्लाइड बनाने में ना मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। कभी कभी कोई कोई स्लाइड में ज्यादा भी लगता है, इसलिए टेंशन मत लो, हर चीज सोच के बनाया गया है। चलो अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल नंबर क्या बोला मैंने कि अगर हम किसी नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो इरेशनल नंबर है। जैसे 0.38395787, इसको हम लिख सकते हैं। ये हो गया 38 कितना, सॉरी 38395787 डिवाइडेड बाय कितना जीरो हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लिख दिए। हाँ, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, और उसी के पीछे डैश लगा दिए, तो ये बन गया इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि नहीं लिख सकते हैं। तो क्या समझे? रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या समझे? इरेशनल नंबर उसको कहते हैं कि जिसको हम लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम नहीं लिख सकते हैं, है ना? तो कोई पूछेगा कि रूट 49 रैशनल है या इरेशनल है? तो रूट 49 आज तक 7 इज ए रैशनल सम। हाँ, और कोई मुझसे पूछ दे कि रूट 41 नहीं लिख सकते हैं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो रूट निकलेगा नहीं, है ना? दैट मीन्स ये इरेशनल हो। ठीक है, आज से अच्छे अच्छे चीजें याद कर लो, यही चीज क्लास 10th में भी पढ़ना है। उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक चीजें चेंज होगा और अब तुमको एक थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया है, देख लो। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, ये सब कहानी लिखा हुआ है, पढ़ लेना। √2 की वैल्यू ये होती है, देखो डैश 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 लगा हुआ है,
तब नॉन टर्मिनेटिंग तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है तब नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? चलो, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पाई की वैल्यू कितना लेते हो? 3.1। हाँ, 3.14 लेते हो या पाई की वैल्यू 22/7 ले? हाँ, मैं 22/7। हाँ, अब ध्यान से सुनना, 3.14 और 22/7 ये दोनों कैलकुलेशन के लिए लिया गया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो मैं बता दूं ये रैशनल है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये जो पाई है ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। तो कोई तुमसे पूछे कि पाई जो है वो रैशनल है या इरेशनल, तो सीधा जवाब है इरेशनल, ठीक है? और उसके बाद कोई तुमसे पूछे 3.14 क्या है, तो ये तो रैशनल है, लेकिन सब करना। 22/7 क्या है, ये भी रैशनल है। एकदम याद रखना, बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होता है, ठीक है? मैं तुमको एक बुक का नाम बताता हूँ, मिलियन वैल्यूज ऑफ, है ना, मिलियन वैल्यूज ऑफ पाई ऐसे करके एक बुक है ना, गूगल पे ढूंढना। उस बुक में पाई की वैल्यू मिलियन तक लिखी हुई है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर कितना डिजिट तक मैंने लिखा है, रूट पाई की वैल्यू कितनी लिखी है मैंने, 3.1459265 और चलता जा रहा है। ये पता है किसी ने मिलियंस वैल्यू तक खोजा हुआ है, वो बुक खोजोगे ना उसमें पाई के वैल्यू ही दे रखा है मिलियन तक, यानी पूरा बुक में पाई की वैल्यू चली जा रही है, चली जा रही है ना? समझ में आ रहा है लॉजिक? तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये दोनों नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक किसी ने खोजा ही नहीं है, मिलियंस वैल्यू तक खोजा है आपने, वो बुक पढ़ लेना, है ना? वो बुक खरीदोगे, उस बुक में पाई की मिलियन वैल्यू तक दिया हुआ है, तो 200-400 पेज होंगे, उस पेज में यही सब दिया हुआ है ना? तो गूगल कर लेना क्लास के बाद इस बुक के बारे में, हो सकता है टाइटल इधर उधर हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना? कोई पूछेगा पाई क्या है, पाई इरेशनल है, कोई पूछेगा 3.14 क्या है, वो रैशनल है, 22/7 रैशनल है। पाई इज रैशनल और इरेशनल, आंख बंद करके बोलेंगे पाई इज इरेशनल, ठीक है? चलो, अब कहानी थोड़ा सा और चेक, क्या? सर सर फिर तो पाई और 22/7 इक्वल नहीं होगा। नहीं है, कैलकुलेशन के लिए है वो, कैलकुलेशन के लिए है। देखो पाई क्या होता है तुमको समझाऊं, चलो अब तुम इतना छेड़छाड़ कर रहे हो तो मैं तुमको सर सब पाई आया कैसे? हाँ, सर हम लोग पाई को ही क्यों यूज करते हैं? मैं बता रहा हूँ, सुनो, आज बता देता हूँ, देखो ये क्या है, एक सर्कल, सर्कल में क्या होता है, डायमीटर रेडियस, और एक डायमीटर रेडियस। इस सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद है किसी को? पाई 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का वैल्यू होता है 2πr, ठीक है? चलो, अब लॉजिक लगाना, ध्यान से सुनना, सरकमफ्रेंस इक्वल टू, अच्छा इसको थोड़ा इधर उधर करके लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, 2r × पाई लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ दिक्कत नहीं है ना? सेम ही है, पाई हो रहा 2r, अच्छा बताओ, एक r इधर है और एक r इधर है, तो ये क्या बन जाएगा? डायमीटर। And डायमीटर। very good, तो circumference can be written D/2 पाई। as diameter into, तो पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर, है ना? यानी कि पाई की वैल्यू कहाँ से आई होगी, कोई भी सरकमफ्रेंस सर्कल का उसका डायमीटर से डिवाइड कर दो, पाई आ जाए, तुम कोई भी सर्कल ले लो, कोई भी सर्कल ले लो, ठीक है? उसका सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर दो उसको पायामीटर, अच्छा डायमीटर से, तो वो मिल जाएगा तुमको पाई। तुम सर उसका पर पाई के पहले सर पर पाई के पहले सरकमफेरेंस कैसे निकलता था?
वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो हुआ क्या, मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इस चीज को समझाता हूँ। देखो हुआ क्या, देखो मान, ये कितना है, मान लो डी है ना, डी है। तो क्या हुआ कि मान लो तुम एक धागा ले लो, ये रेड कलर का ना धागा ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक धागा नाप लो, ठीक है, एक सर्कल बना। फिर उसने क्या किया ना, वो इसको नापना शुरू किया। तो वो नापा ऐसे करके यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है ना, एक बार इधर आया, दो बार और तीन बार, यानी तीन बार डायमीटर क्रॉस कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट बच गया, है ना। मैं तुमको ना ये वाला एकदम डायग्राम बना करके लाऊंगा तब समझा दूं। ये देखो ये वाला पार्ट रह गया, यही पार्ट हमारा एक्चुअली में जो है ना वो पाई के बराबर आ गई। एक्चुअली में ये पूरा हो नहीं रहा था, ठीक है, सर क्या हो नहीं रहा था? यही पाई के बराबर आया था, है ना। और इसी की वैल्यू ये बार बार ना ये रेशियो आ जा रहा था। मान लो ना ये डायामीटर के बराबर आया, ये भी डायामीटर के बराबर, जब तीन बार डायामीटर लपेट लिया सर्कल को, लेकिन फिर थोड़ा सा पार्ट बच गया, समझ रहे हो ना। और फिर जिससे भी सर्कल बनाया गया बार बार बच जा रहा था, बार बार रेशियो यही आ रहा था, है ना। देखो अभी मुझे लग रहा है कि उतना मैं अच्छे से नहीं समझा पाया, क्यों, क्योंकि मेरे पास ना डायग्राम नहीं है। एक और देख, मैं एक डायग्राम बना कर तुमको नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ अच्छे से, क्योंकि जब हम उनको ज्योमेट्रिकली समझाएंगे ना थोड़ा अच्छे से रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इस बात को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा विथ डायग्राम, है ना। अचानक पूछ दिए, थोड़ा सा वेट करो, मैं पीडीएफ बना करके लाऊंगा तो बढ़िया से समझा, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है ना। कैमरा वैमरा ऑन करके तब अच्छे से समझाएंगे। डोंट वरी, आई भी, है ना। कल हम लोग को दिक्कत करेगी कि पाई आया कहते हैं प्रॉपर प्रैक्टिकली, अभी उतना क्लास वेस्ट होगा क्योंकि अभी हम समझा दी, ठीक है। पक्का ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आया है। यस सर, पाई कैसे आता है वो समझते ज्यादा से सरकमफेरेंस। पाई वही आया है बाबा, रेशियो है, पाई इज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायामीटर, समझे, ये याद रखो। पाई रेशियो है सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर ना। अब ये ज्योमेट्रिकली समझाने के लिए मुझे प्रॉपर डायग्राम बना के लाना पड़ेगा, क्योंकि कलरफुल डायग्राम तो तुम जल्दी समझोगे। अभी थोड़ा सा मैं कल समझाऊं, जो चीज मैं कल 2 मिनट में समझा दूं तो अभी लगेगा 20 मिनट, इससे कोई फायदा है, ठीक है। चलो अब ये करते हैं, कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। जल्दी से कॉपी में लिखो और सबको जल्दी जल्दी फ्रैक्शन कन्वर्ट करो, ये तुम्हारा काम है, जल्दी करो। और यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करने वाले हैं, डू नॉट लीव द क्लास इन द मिडिल। या एक भी क्लास मत छोड़ना, क्योंकि ये चैप्टर टफ लगेगा अगर तुम ठीक से सीखोगे नहीं। और अगर तुमको इजी कब लगेगा, जब तुम रोज क्लास आओगे। चलो जल्दी करो, 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। वेरी गुड। 1/3 को 0.3। ठीक। सर नॉन टर्मिनेट। 3 चलता रहेगा, है ना। नॉन टर्मिनेट। हाँ, 1/4 को हाँ, 1/5 को सिर्फ 2, है ना, 2 0 पे खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/6 को 0.166 बार। नहीं नहीं। हाँ। इस ठीक है, मतलब 6 रिपीट हो रहा है, ओके। 1/7 सर 0.142857 बार। 28142 2857। हाँ, और सर कंप्लीट को भी है। हाँ ठीक है, चलता रहेगा। आगे 1/8 0.125। हाँ, वेरी गुड। आगे 1/9 ये सब याद रखना है। 0.1111। सर टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग रहा है ना। चलो 1/10
और ये फिर 1। हाँ, चलो, बहुत अच्छा। तुम लोग बोले क्या सर, ये तो हम स्कूल में थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ते थे, क्या ये तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा है। अब देखो मजा आएगा, किसी ने समझ भी लिया होगा। तुम बताना हमको किस किस केस में टर्मिनेटिंग आया है। एक इस केस में टर्मिनेटिंग आया, एक यहाँ टर्मिनेटिंग आया, एक यहाँ टर्मिनेटिंग आया, उसके बाद एक यहाँ पे टर्मिनेटिंग आया, और एक यहाँ पर टर्मिनेटिंग आया, है ना। ये सारे डेसिमल्स हम लोगों को जो है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मिले, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मिले, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो गया, यानी पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक आया और खत्म हो गया। अब अब बार बार ये बैठ के थोड़ी करते चलेंगे, किसी ने हमसे पूछ दिया, एक बोला कि जल्दी से 1 सेकंड के अंदर बताइए 36/273 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, किसी ने मुझसे पूछा। तो मैं क्या उसके सामने बैठ करके सॉल्व करते रहूं? नहीं, मैं तुमको बताता हूं तुम्हें करना क्या है। लुक एट द डिनोमिनेटर, है ना। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2। 2। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 4, है ना। यानी हम 4 को ब्रेक करें तो 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना। 4 मत 2 × 5 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। 2 हाँ, 2 × 2 × 2, ठीक है। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 into 2। 2 × 5। हाँ, ठीक है। मतलब कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आए, या तो 5 आए, या तो दोनों आए, है ना। यहाँ पे जब सिर्फ 2 आया था डिनोमिनेटर में तब भी टर्मिनेटिंग, यहाँ भी सिर्फ 2 आया है तो भी टर्मिनेटिंग, जहाँ पे सिर्फ 5 आया तो भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 2 आया तो भी टर्मिनेटिंग, जब 2 और 5 आया तब भी टर्मिनेटिंग। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है या 5 है, या 2 एंड 5 बोथ है, चलेगा, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। मतलब फ्रैक्शन को देख करके बताया जा सकता है कि नहीं? फ्रैक्शन को देख के बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। बोलो सर कैसे बता सकते हैं? तो क्या देख करके बता सकते हो, बताओ। सिर्फ और डिनोमिनेटर को देखकर। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? ब्रेक करने के बाद, पहले ब्रेक कर लो, ब्रेक करने के बाद सिर्फ 2 और 5। 5 होना चाहिए। हाँ, 2 और 5 या 2, है ना। सिर्फ 2 भी चलेगा, सिर्फ 5 भी चलेगा, और 2 और 5 दोनों चलेगा। जैसे एग्जांपल, मान लो किसी ने बोला कि 13/25, है ना। फ्रैक्शन बोला कि भाई आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग 1 सेकंड में बता दो, तो क्या जवाब देंगे हम उसको? बोलेंगे रुको रुको, 13/25 को लिख सकते हैं 5 × 5। ओ, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। फिर बोला अच्छा 13/30 बताओ। मैंने बोला ओहो, 13/30, तो 13/30 को ब्रेक किया तो 2 से किया 15, 3 × 5, 2 है, 5 है, लेकिन क्या सिर्फ 2 और 5 है? नीचे 3 भी आ गया है, 3 ने सारा गेम बिगाड़ दिया। अब ये क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग। तुम करके देख सकते हो कैलकुलेटर में, ये तुमको नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। मतलब 2 और 5 के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। समझ गए ना? यहाँ पे देखो ना, 6 था, 6 क्या बन जाएगा? 2 × 3। 2 तो है, लेकिन 3 ने काम आकर के बिगाड़ दिया। समझ में लॉजिक आ रहा है? यानी डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, 5 या 2 और 5 दोनों चाहिए, उसके अलावा कुछ और आएगा तो आंसर नो, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। समझे? तो हम सिर्फ टर्मिनेटिंग को बताएं तो नहीं आया, वो नॉन टर्मिनेटिंग है।
तो फ्रैक्शन को देखते ही बताना है, आंसर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो चलो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है और ये मैंने लिख दिया है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, है ना। देखो लिखा हुआ डिनोमिनेटर कंटेंट 2 एंड 5 और 5 दोनों में से, तो टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर आया तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलो जल्दी से अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉपर। मुझे लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा पूरा क्लैरिटी बन जाएगा ये क्वेश्चन पे। 7/20 जल्दी बताओ। टर्मिनेटिंग, ओके। 7/20 यानी 20 को ब्रेक किया तो क्या आया, 2 × 2 × 5, तो सिर्फ 2 और 5 ही तो आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग। बोल रहा है टर्मिनेटिंग के लिए टी लिखिए या नॉन टर्मिनेटिंग के लिए एंटी लिख दीजिए होंगी। चलो नेक्स्ट वाला, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, सॉल्यूशन नहीं बनाना है वो। सर नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, 144 को अगर हम ब्रेक करें ना तो आएगा 2 से, फिर 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 × 3 भी आ जाएगा। यानी 3 ने आके काम बिगाड़ दिया। हमको तो भाई 2 और 5 से ही खुशी मिल रही है। तीसरा 3, 4 मतलब 3, 5, 7 ये सब तो चाहिए ही नहीं, कोई और प्राइम नंबर ही नहीं चाहिए, सिर्फ 2 और 5 चाहिए। तो भाई मजा नहीं आया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। चलो 30, 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 2 और 5 से तो हम खुश थे, 3 आकर के सारा काम बिगाड़ दिया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। चलो 32/2 45, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके। लेट अस चेक 245 ब्रेक करो, 5 से दे देते हैं, क्या दिक्कत है, पहले 5 से दे दिए, 5 से दिए तो कितना यहाँ है, है ना। 5 4 49, तो 7 × 7 7 आ गया, ओहो। तो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब सिर्फ 2 और 5 चाहिए, है ना। 13/75, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ। ये हो गया 3 × 5 × 5, ओहो फिर गलत, नॉन टर्मिनेटिंग। चलो 75, फिर ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो गया। दूसरा वाला 18/35, नॉन टर्मिनेशन। नॉन टर्मिनेटिंग। और 125 टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 × 5 × 5 आएगा ना, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ओके। तो फ्रैक्शन को देखते ही हम लोग बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलो तो अब ध्यान से सुनना, ये सारी कहानी मैं बता क्यों रहा हूँ। एक्चुअली में ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है तुम्हारे इरेशनल नंबर के लिए। तो अभी हम जब आगे इरेशनल नंबर बताने वाले हैं तो उसमें ये सारी कहानी मुझे काम आएगा वो समझाने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 to the power m × 5 to the power है। मतलब क्या हुआ कि 2 भी, सिर्फ 2 और 5 चाहिए, है ना, लॉजिकली। जैसे मान लो 150 है, मान लो 41/150 है, ये इस टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखते हैं 150 को ब्रेक करके, 2 से देंगे तो 75, फिर 3 से देंगे तो 15, फिर 3 से देंगे तो 5, तो देख रहे हैं 3 आ जा रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। मतलब यहाँ पे 2 एक बार आया और 5 2 बार आया, लेकिन उसके अलावा 3 आ गया, जिसकी वजह से सारा काम बिगड़ गया, ओके। तो इसका मतलब 2 to the power कुछ भी चलेगा, 5 to the power कुछ भी चलेगा, का मतलब 2 कैन कम एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, 5 आल्सो कैन कम एनी नंबर ऑफ टाइम, बट 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर चाहिए नीचे, चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को समझाने की में मुझे लगेंगे 10 मिनट, लेकिन ये पूरा हमारा नंबर सिस्टम है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा अगला 10 मिनट क्लास मत छोड़ के जाना, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर तुम 10 मिनट में क्लास से गए तो ये पूरा का पूरा फाउंडेशन खत्म हो जाएगा, बेस खत्म, बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज बी इन द क्लास फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट, मुझे ये पूरा तुमको समझाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना है सबको, ठीक है। डू नॉट लीव द क्लास इन द नेक्स्ट 10 मिनट। देखो एक वर्ड
टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये सबको समझ में आ गया है ना। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। एक वर्ड है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है रेकरिंग, ठीक है। और इसका नाम है नॉन रेकरिंग, यानी रेकरिंग का मतलब भी होता है रिपीटिंग, ठीक है। चल अब लॉजिक लगाते हैं, सुनो। 0.35 जब हम दिए थे तो तुमने बोला कि टर्मिनेटिंग है ना। और टर्मिनेटिंग नंबर को हमेशा हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो डायरेक्टली कहलाएंगे क्या? रैशनल, ठीक है, याद रहेगा। टर्मिनेटिंग नंबर में हाँ टर्मिनेट, हाँ बोलो। चलो, टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ पर? कोई भी डाउट? अरे हाँ या ना बोलो। चल अब ध्यान से सुनना। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो चीजें लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। नॉन टर्मिनेटिंग में मैं ऐसे लिखने वाला हूँ 0.35 35 35 एंड सो ऑन चलता रहेगा। और एक साइड इधर कुछ लिख रहा हूँ 0.36 35 4187 एंड सो ऑन चलता है। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन ये डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? कि यहाँ पर डेसिमल के बाद चीजें रिपीट हो रही है, इसी रिपीटेशन को कहते हैं रेकरिंग, यानी डिजिट्स आर रेकरिंग, है ना। और साथ में टर्मिनेटिंग भी है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन लेकिन रेकरिंग भी है। तब हम इसको आराम से कन्वर्ट कर पाए थे, क्या लिखे थे? 35/99, है ना। यानी कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नो रेकरिंग भी है, समझ में याद रखना। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन अगर रेकरिंग भी है तो हम उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। अब तुम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए थे पी बाई क्यू फॉर्म में, नहीं कर पाए थे ना। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। याद हुआ? फिर से समझना। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होंगे? रैशनल नंबर, ओके। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे रैशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के हुए, एक रेकरिंग एक नॉन रेकरिंग। तो रेकरिंग वाला पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए वो रैशनल नंबर हो गया, है ना। लेकिन नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रेकरिंग है, रिपीट उपीट भी नहीं हो रहा कुछ, तो वो इरेशनल हो गया, उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो इरेशनल। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखना है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको इसको मत, कॉम्प्लेक्स नंबर पे मत जाओ, ये तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। वह पूछेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारा रैशनल नंबर है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, ठीक है। रैशनल नंबर्स। और और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स प्लस रेकरिंग है, रेकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे रैशनल, रैशनल नंबर। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है साथ में नॉन रेकरिंग है तो क्या होगा? जल्दी बोलो। इरेशनल लगेगा। अब इरेशनल नंबर होगा। तो डेसिमल्स को देख करके बता दोगे अब आराम से। यही तुमको शॉर्ट में ये तीन चीजें याद रखना है। और ये
तुमको नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। एक भी क्वेश्चन आया कहाँ है? जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो कम से कम 300-400 क्वेश्चन सॉल्व करना है इस चैप्टर में, हर लेवल का, है ना? तो तुमको टाइम लगेगा, इसीलिए जितना अच्छे से फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए बेहतर है। ठीक है, तो तुम्हारा हो गया यहाँ पर, नहीं चलो अब हो गया। तो तुमको क्या याद रखना है? रवि रैशन, हाँ। कल हम लोग रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह भी पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दैट। और हम लोग ये भी देखेंगे कि रैशनल, अब अच्छा, क्लास 8 में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही ना पढ़ा था नंबर 9 पे? अब हम लोगों को इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। मतलब कि हमको √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर 9 पर। ये हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि अब रैशनल नंबर थोड़ा बहुत समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्लास में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सब चीजें देखना है। तो नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्री बॉक्स के साथ बैठना, ठीक है? तो अगले क्लास घंटा में हम लोग को ज्योमेट्री, तो कल तो ईद है। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट बात, कल छुट्टी है ना क्लास में? जिसका छुट्टी नहीं है वो हैंड रेज करो। जिसका स्कूल में छुट्टी नहीं है हैंड रेज करो। अग्रिमा, तुम्हारे स्कूल में छुट्टी नहीं है? वो खत्म हुआ और मंडे से फिर विस्को स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 9th का। तीन साल का, हमको कल का पूछ रहे हैं, कल का। कल छुट्टी है। छुट्टी है ना? तो सुनो, कल क्लास होगा मॉर्निंग में 8 बजे, लिख लो। वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग एट 8 AM। ओके, तो कल सुबह क्लास होगा, लिख लो अच्छे से, भूल मत जाना। मैं मैसेज भी कर दे रहा हूँ। कल हमारी क्लास है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि शाम को कल मैं कहीं जा रहा हूँ। तो तुम लोग को सुबह 8 बजे से 9 बजे क्लास मत मिस करना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो तुम सारा क्लास करोगे ना, देखना तुम्हारे सामने ये चैप्टर में कोई नहीं टिकेगा। अभी तो क्वेश्चन आया ही कहाँ है, क्वेश्चन देखोगे तब मजा आएगा ना। अभी तो बस पहले हमको बेस बनाने दो, उसके बाद ठीक है। तो कल मिलना है सुबह 8 बजे। ओके, उम्मीद है कल सुबह 8 बजे तब मिलेंगे। तो ओके, कोई डाउट? सर ये पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं कर दे रहा हूँ, मैं जस्ट कर दे रहा हूँ, है ना? सब ओके देन, बाय, गुड नाइट।